अब खबर, पहली खबर संभल से, जहां सांपबाज मुल्ला का जहर यूपी फोर्स ने आज निकाल दिया। संभल के दीपा सराय में 5 दशकों से चली आ रही सांप वाली साजिश का दी एंड कैसे हुआ और ये क्या साजिश थी? वैसे जैसे यहां पुलिस चौकी का नाम ले दिया जाता, वैसे ही कोबरा टेरर एक्टिव होता, लेकिन अब वहां योगी फोर्स का फ्लैग लग चुका है। नई चौकी है, नया पहरा है और जहरीली साजिश के खात्मे पर ये ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखिए। संभल में सांप वाली साजिश का दी एंड, 5 दशक पुरानी जहरीली साजिश का खेल खत्म। जहरीले सांप से खेलना इसका शौक है। सांप के फन को पलक झपकते ही पकड़ लेता है, लेकिन अपनी इसी खूबी को इसने खाकी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया था और नतीजा ये रहा कि संभल के दीपा सराय में 5 दशक तक कोई भी पुलिस चौकी नहीं बन पाई। नाम मुल्ला अरशद, पहचान सांप वाला मुल्ला, काम पुलिस पर सांप छोड़ना। पिछले साल संभल हिंसा की तस्वीरें सुर्खियां बनी। जांच में पता चला कि हिंसा के एपिसेंटर दीपा सराय था, लेकिन दीपा सराय की मुश्किलें सबसे अलग थी। यहाँ सांपों की सत्ता चलती थी और इस सत्ता का घोषित बादशाह था मुल्ला अरशद। संभल में सांप वाली साजिश का मास्टरमाइंड मुल्ला अरशद दीपा सराय में पुलिस चौकी नहीं बनने देना चाहता था। पुलिस कर्मियों को डराने के लिए सांप छोड़ देता था। पुलिस तैनाती के खिलाफ तरह तरह के पैतरे अपनाता था, लेकिन अब आखिरकार वो तमाम साजिशें नाकाम हुई। सांप छोड़कर डराने का खेल खत्म हुआ। 5 दशक बाद दीपा सराय में पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ और योगी फोर्स ने डेरा डाल दिया और इस बीच कोबरा टेरर वाले हिस्ट्री शीटर मुल्ला अरशद को जमानत मिल गई। संभल के दीपा सराय में नई पुलिस चौकी बनी तो यहाँ के कोबरा टेरर की कहानी जानने के लिए जी न्यूज ने मुल्ला अरशद से बात की। जब भी पुलिस वाले आते थे तो सांप छोड़ देते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई किसी के बाद वीडियो हो तो मुझे दिखाएं, झूठ बात है ये बिल्कुल। तो आपको सांप छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ना? नहीं, वही झगड़ा था किसी से मेरा, उसमें गिरफ्तार हुआ था मैं। सांप क्यों छोड़ते थे? क्या आपने सपेरे ओपेरे का कुछ काम किया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ। सांप पकड़ते कैसे थे? वो पहले मैं बाग में रहता था ना। अच्छा। मुझे पकड़ने सीखे थे वाले साहब। सांप पकड़ने सीखे गए थे जी। तो आपने कितनी बार सांप था पुलिस चौकी जब वहाँ पर थी तो छोड़ दिया था? चौकी में नहीं छोड़ देते था। तो हमने वो तो एक अफवाह थी कि सांप छोड़ दिए, मैं सांप लेके घूमता हूँ इस तरीके से। कोई वीडियो किसी के पास हो तो मुझे दिखाएं आप, ये झूठ बात है बिल्कुल। मैंने चौकी में सांप छोड़े थे। अच्छा। मुल्ला अरशद की अपनी बातें, अपने दावे हैं, लेकिन संभल में दहशत के कई एंगल हैं और इसीलिए यहाँ का दीपा सराय इलाका एजेंसियों के रडार पर रहा है। दरअसल इसी दीपा सराय से AQIS मॉड्यूल का आतंकी गिरफ्तार हुआ था। संदिग्ध पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर भी जांच चल रही है और यही इलाका 1978 के दंगों का सेंटर पॉइंट भी रहा है, लेकिन अब कहानी बदल गई। अब यहाँ योगी फोर्स और ATS यूनिट का पहरा है। 2024 में जब हिंसा हुई थी तो सारिक साठा मुख्य अपराधी था जो अभी दुबई में बैठा हुआ है, उसका लिंक था। लेकिन इस चौकी का एक और इतिहास है। जब यहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना की जा रही थी तो उससे पहले यहाँ पर सांप छोड़े जाते थे ताकि यहाँ पर पुलिस चौकी यहाँ पर ना बने। चूंकि जो बड़े बड़े संगीन अपराधी, इवन जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे हैं, इस तरह के अपराधी यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले रहे हैं पूर्व से, और कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए और अपराधियों पर पुलिस का जो कानून का जो शिकंजा है वो मजबूत रहे, उसके दृष्टिगत यहाँ चौकी की जरूरत थी। जो चौकी यहाँ पर ये निर्माण होकर आज तैयार हुई है। संभल से दंगाइयों का खेल खत्म हो रहा है, संभल के अपराधियों का चुन चुन कर सफाया हो रहा है और दीपा सराय में नई पुलिस चौकी बनने से आने वाले समय में योगी फोर्स का एक्शन और तेज हो सकता है। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात रील बाज रीना बेगम रील बनाती है, भारत में है लेकिन बांग्लादेश की घुसपैठी। इस महिला को यूपी के अमरोहा से गिरफ्तार किया गया, जिसने भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किया। पिछले 2 महीने से अमरोहा में छिपकर रह रही थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी बेगम पर ऑपरेशन टॉर्च के तहत शिकंजा कसा गया, हर एक हकीकत सामने। देखिए, बांग्लादेश की एयरलाइन, हाथ में बांग्लादेश का पासपोर्ट और बाय बाय बांग्लादेश। इन तीनों रील से आप भी समझ गए होंगे कि महिला बांग्लादेश की रहने वाली है, लेकिन जानकर हैरान रह जाएंगे कि महिला गिरफ्तार हुई है यूपी में योगी फोर्स के ऑपरेशन टॉर्च के तहत। अवैध रूप से 2 महीने से अमरोहा के धनौरा में रहने वाली बांग्लादेशी बेगम रीना और उसके पति राशिद अली, जिसने पुलिस को बिना जानकारी दिए अवैध तरीके से शरण दी, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। अमरोहा में बांग्लादेशी महिला और पति गिरफ्तार। 2 महीने से अवैध रूप से रह रही थी बांग्लादेशी महिला का नाम
रीना बेगम, पति का नाम राशिद अली। दोनों ने सऊदी अरब में शादी की। अक्टूबर 2025 में नेपाल बॉर्डर से अवैध एंट्री की। रीना बेगम का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रीना फ्लाइट में बैठी नजर आती है और बाय बाय बांग्लादेश कहती नजर आ रही है। एक दूसरे वीडियो में रीना बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान के आगे खड़ी होकर बांग्ला भाषा में कुछ कहती नजर आ रही है। रीना बेगम के रील्स से साफ जाहिर हो रहा है कि वो बांग्लादेशी है। उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद से खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थी और इनपुट के आधार पर जब लोकल पुलिस ने दबिश दी तो रीना बेगम ने पहले तो बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती के साथ पुलिस ने दस्तावेज की मांग की तो बांग्लादेशी बेगम कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाई। रीना बेगम के पास से निकाह की रसीद मिली। खुफिया एजेंसियों ने दोनों से 8 घंटे की पूछताछ की है। पहले रीना ने खुद को पश्चिम बंगाल का बताकर पुलिस को गुमराह किया। दस्तावेज नहीं दिखा पाने के बाद बांग्लादेशी होना आखिर में स्वीकार कर लिया। ढाका के गाजीपुर की रहने वाली है रीना बेगम। रीना और उसका पति राशिद सऊदी में एक अस्पताल में नौकरी करते थे। पहली पत्नी के रहते हुए राशिद ने वहां उससे दूसरी शादी कर ली। रीना बेगम पर विदेशी अधिनियम के तहत अब केस चलेगा। आरोपी राशिद पर घुसपैठी को शरण देने का आरोप लगा है। रीना बेगम बांग्लादेश की है। इसने मंडी धनौरा निवासी राशिद से शादी की है। लगभग 6 साल पूर्व इनकी शादी हुई। ये सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। बाद में ये बांग्लादेश के माध्यम से टूरिस्ट वीज़ा लेके नेपाल पहुँचे थे और अक्टूबर में अवैध तरीके से बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में रह रहे थे। बांग्लादेशी रीना बेगम भले ही अमरोहा में छिप कर रह रही थी। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। घुसपैठ की कोशिश में आतंकी को अरेस्ट किया गया। यह आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके आ रहा था। नाम है अब्दुल। अब्दुल के बारे में जानकारी है कि वो जम्मू कश्मीर के रजौरी का रहने वाला है। अब्दुल खालिक 2021 से लापता था। घुसपैठ के वक्त बीएसएफ ने अरेस्ट किया। ये अब्दुल खालिक की आप तस्वीर देख रहे हैं। अब्दुल खालिक के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। खबर दिखाता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश में कैसे लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी फोर्स ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि क्राइम करोगे तो लंगड़ा बनोगे। और इन दोनों योगी फोर्स रडार पर गौ तस्करों को ले चुकी है। देवरिया में योगी फोर्स को खुली चुनौती दी। गौ तस्करों ने तेज रफ्तार गाड़ी में 2 युवकों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एक की मौत हुई, दूसरा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। लेकिन ये तय मानिए कि इसके पीछे जो भी हैं, तलाश सरगर्मी से की जा रही है। गो तस्करों का हिट एंड रन। योगी फोर्स का एक्शन। यूपी के देवरिया में बोलेरो सवार गो तस्करों ने बाइक पर जा रहे 2 युवकों को बेरहमी से कुचल दिया और फिर मौके से फरार हो गए। लेकिन ये भूल गए कि योगी राज में अपराधी किसी भी सूरत में बच नहीं सकता और उसका अंजाम क्या होता है, इसकी मिसाल बदायूं से आई इस तस्वीर में साफ दिखती है। यहाँ गोकशी के वांटेड आरोपी नवासे का हाफ एनकाउंटर के बाद योगी फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें देवरिया जनपद के सलेमपुर इलाके की हैं। ये गाड़ी उन्हीं गो तस्करों की है जिन्होंने 2 बाइक सवारों को बेरहमी से कुचल डाला। इस गाड़ी से गो तस्करी हो रही थी। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा गोवंश ठूस ठूस कर भरे गए थे, जिन्हें लेकर भागने की जल्दी में गो तस्करों ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस बाइक पर 2 दोस्त सौरभ चौबे और आशुतोष पांडे अपने घर जा रहे थे, लेकिन अचानक तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप वैन ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पिकअप वैन में ही फंस गई और सौरभ चौबे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आशुतोष पांडे की हालत गंभीर है और उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा बोलेरो गाड़ी की तलाश की गई तो 6 गौवंश मिले, जिन्हें बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बोलेरो गाड़ी के संबंध में जांच की गई तो वह जनपद सिवान बिहार की पाई गई है, जहां पुलिस टीम द्वारा दबी दी जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले गोरखपुर के पिपराइच में भी गौ तस्करी के दौरान युवक की मौत पर बड़ा बवाल हुआ था। मामला इतना बढ़ा कि 2 जिलों के एसपी तक को हटा दिया गया था। लेकिन सख्त कार्रवाई के बावजूद भी गौ तस्करी का नेटवर्क थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या करने वालों का बचना मुश्किल है। ये चेतावनी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी दे चुके हैं। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके
अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को फैलने नहीं देंगे। और ये महज चेतावनी नहीं है, ग्राउंड पर उसका असर भी देख लीजिए। 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक यूपी पुलिस ने गोकशी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए 699 मामले दर्ज किए हैं। इस दौरान 2279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 539 आरोपियों ने पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और सख्त कार्रवाई के तहत 539 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया। साथ ही 6 आरोपियों पर NSA लागू किया गया। इसके अलावा 467 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। यही नहीं, गो तस्करी के मामलों में यूपी पुलिस ने कोई भी ढील नहीं बरती। कुल 1200 मामले दर्ज हुए, जिनमें 2709 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 568 आरोपी पुलिस के डर से कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 476 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट, 9 के खिलाफ NSA और 288 की हिस्ट्री शीट खोली गई। और अब एक बार फिर देवरिया में गो तस्करों का आतंक देखने को मिला है, जिसका हिसाब योगी फोर्स जल्द ही करेगी, क्योंकि उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी संदेश साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपराध आप करोगे तो अंजाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना। अब ऐसे कुछ सबूत भी हैं, जो सबूत एक एक करके मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जरा 4 तस्वीरें आप देखिए। अपराधियों पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है। उन्नाव में तुफैल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद अली और रहमत अली से पुलिस की मुठभेड़ हुई, पैर में गोली मारी गई, अवैध तमंचा बरामद किया गया। बागपत में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में घायल किया गया। रायबरेली में पुलिस और लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई, 90,000 रुपए की लूट की रकम और हथियार बरामद हुई। हापुड़ में पुलिस से भिड़ंत हुई तो गोली लगने से बदमाश को घायल किया गया, चोरी का सामान उसके पास से बरामद किया गया। ये यूपी मॉडल है अपराध को लेकर। लेकिन एक तरफ नजर अपराधियों पर है तो दूसरी तरफ नजर घुसपैठियों पर भी है। लेकिन लखनऊ में सीएम योगी के कार्यालय से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर अवैध मदरसे की तस्वीर सामने आई। वही तस्वीरें मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये मदरसे के अंदर की तस्वीरें डॉलीबाग इलाके की बस्ती में जो चलाया जा रहा था। कुछ दिन पहले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए जब वेरिफिकेशन ड्राइव हुई, उसी दौरान ये तस्वीरें सामने आई। फिर एक्शन क्या हुआ, ये रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। योगी के दफ्तर के पास घुसपैठियों का अवैध मदरसा। वेरिफिकेशन ड्राइव का खौफ, 100 लोग हुए गायब। यूपी में योगी के मिशन घुसपैठिया से हंगामा मचा हुआ है। शहर शहर योगी फोर्स झुग्गियों और अवैध बस्तियों में जाकर वहां के लोगों का वेरिफिकेशन कर रही। लेकिन राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के कार्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर डालीबाग इलाके में अवैध बस्ती की जांच के दौरान मदरसा मिलने से हड़कंप मच गया। मैं आपको यहाँ पे मिनी मदरसा दिखाऊंगी। जी न्यूज के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है ये। वहां पर ये वो लोग हैं जहां पर पढ़ाई की जाती थी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपको जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ये देखिए, धार्मिक किताबें जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस्लाम की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और ये देखिए, ये बहुत सारी जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तख्ती आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। यहीं पर बच्चे जो है वो बैठ के यहाँ पर पढ़ा करते थे। और ये देखिए, ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है। हालांकि इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया गया है। कई सारी जो धार्मिक जो चीजें हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगी। किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं यहाँ पर। ये अटेंडेंस है, ये देखिए, ये अटेंडेंस है यहाँ पे। ये अटेंडेंस शीट आपको नजर आ जाएगी, वो भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी कि अटेंडेंस शीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। हालांकि ये उर्दू में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बहुत सारी यहाँ पे धार्मिक किताबें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। तो कुल मिला के ये जो डालीबाग का जो एरिया है, जो सीएम आवास से 2 किलोमीटर दूर, वहाँ पर एक छोटा सा मिनी मदरसा कह सकते हैं कि जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी, वो यहाँ पर चलाया जा रहा था। इस मदरसे में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी, जिसका सबूत वहाँ मिली किताबों से हुआ। हालांकि अवैध बस्ती में रहने वालों ने मदरसा होने से साफ इनकार कर दिया। कि यहाँ पे क्या मदरसा चलाया जाता था? जी नहीं। हाँ।
यहाँ आपका हिंदी इंग्लिश सब चलाया जाता है। हाँ, तो मदरसे में भी तो हिंदी इंग्लिश और कुरान सब कुछ पढ़ाए थे। जो मेरा भतीजा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी फिलहाल दिल्ली गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, वही पढ़ाते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से यहाँ पर इस्लाम की जानकारी दी जाती थी बच्चों को? नहीं, ऐसा नहीं बताते थे, ये सब खाली पढ़ाते थे जो कुरान पढ़ना सीख जाए बस। मगर मामला सिर्फ अवैध मदरसे तक सीमित नहीं है। कुछ दिन पहले इसी इलाके में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया था। उस दौरान यहाँ के लोगों ने असम में बने आधार कार्ड दिखाए थे, लेकिन असम से रिपोर्ट आने से पहले ही 100 से ज्यादा लोग बस्ती से गायब हो गए। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति। योगी जीत की हैट्रिक यूपी में लगाएं, इसके लिए प्रदेश की कमान किसको दी जाए, इसका ऐलान 40 घंटों के बाद हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं। यह भी कहा जा रहा है कि सांसदों के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने जिसके कंधे पर हाथ रखा वो नाम भी हो सकता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक नाम ऐसा है जिसकी तस्वीर कल होने वाले नामांकन के साथ सामने आ जाएगी। चालीस घंटे बाद यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। जातीय समीकरण पर क्या है बीजेपी का प्लान? 2027 के लिए किसे मिलेगी कमान? करीब 40 घंटे बाद यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होने वाला। कल यानी 13 दिसंबर को इसके नामांकन की प्रक्रिया होगी और 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की मौजूदगी में होगी। वहीं अगर एक से ज्यादा नामांकन हुआ तो मतदान होगा। इसके लिए 400 प्रांतीय सदस्यों को लखनऊ बुलाया गया है। हालांकि एक से ज्यादा नामांकन हो इसकी संभावना कम ही जताई जा रही है। 13 तारीख को अगर एक से ज्यादा नामांकन होता है तब उसके बाद चुनाव होंगे, लेकिन अगर नामांकन केवल एक ही प्रत्याशी का होगा तो 14 तारीख को जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा करेंगे और उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पिछड़े, दलित या ब्राह्मण समाज के किसी ऐसे नेता पर दांव लगा सकती है जिसके साथ सरकार का समन्वय बेहतर रहने और संगठन का लंबा अनुभव हो। हालांकि दावेदारों की रेस में कई नामों की चर्चा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नाम पर अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी के साथ साथ दलित चेहरे के तौर पर विनोद सोनकर का नाम भी आगे है। महिला चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन पर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। लेकिन अब ये मंथन फिलहाल खत्म होने वाला है और 14 तारीख को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया चीफ घोषित हो जाएगा। ये नाम भले ही चर्चा में चल रहे हों, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मोहर लग चुकी है। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भूपेंद्र चौधरी मिले, जिसमें यूपी की मौजूदा और आगे की रणनीति पर बात हुई। इस बीच यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। न केंद्र बना पा रही न प्रदेश में बना पा रही, सब ओवरड्यूज बन तो जाएगा पर इतने लंबे दौर तक न बन पाना अपने आप में एक बहुत सवाल खड़ा करता है कथित अनुशासन पार्टी की। हम तो 2027 के चुनाव के लिए तैयारी में लगे हैं। मतदाता बनने का काम शुरू हो गया है। हमारा क्या दायित्व है उसको हम बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं। थोड़ा समय बाकी है, थोड़ी और प्रतीक्षा करें, स्पष्ट हो जाएगा। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिस पर पार्टी नेतृत्व का विश्वास होगा वो इस पद को पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेगा। इसलिए नामों की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। कल तक के नाम क्लियर हो जाएंगे। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को ही होनी थी, लेकिन कभी महाराष्ट्र चुनाव तो कभी यूपी उपचुनाव और बिहार चुनाव के चलते मामला टलता चला गया। हालांकि देरी भले ही हुई हो, लेकिन योगी के जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रदेश की कमान किसके हाथ में होगी, ये सस्पेंस 40 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो हलचल है वो आपको बताई, लेकिन अब मैं हलचल दिखाता हूं आपको जो धर्म के नाम पर हो रही है, जो बाबरी के नाम पर हो रही है, जो राम मंदिर के नाम पर हो रही है। और हलचल हो रही है बंगाल में, जहां बाबरी और राम मंदिर की सीधी टक्कर होने वाली है। यानी कि बाबरी के पक्ष में जो है और राम मंदिर के पक्ष में जो है, दोनों आमने सामने। एक पक्ष है जो नई बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है, जुमे के लिए नमाज पार्टी कर रहा है, तो बीजेपी भव्य राम मंदिर का ऐलान कर रही है। चुनाव से ठीक पहले ये धार्मिक ध्रुव की राजनीति है जो लगातार हर बीतते दिन के साथ तेज हो रही है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या बंगाल की राजनीति 2026 के चुनाव से पहले सिर्फ हिंदू मुस्लिम, बाबरी और मंदिर में बंटने वाली है? রামের রাজ্যে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে, এটা লাগানোর কি আছে? বিধাননগরে রাম মন্দির হবে। पश्चिम बंगाल में बाबरी वर्सेस राम मंदिर। बाबरी पर पार्टी भड़के सनातन। बंगाल में नई बाबरी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। फिर उसके अगले दिन यानी 7 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी और अब 12 दिसंबर को नई बाबरी की जमीन पर जुमे की नमाज पढ़ी गई और बंगाल में बाबरी पर पार्टी की। जहां 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, आज उसी जमीन पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। लेकिन नई बाबरी पर बवाल तब और बढ़ गया जब उसी जमीन पर नई बाबरी की पार्टी की गई, यानी वहां भाईजान के बीच खिचड़ी बांटी गई। आज जुम्मा का नमाज का दिन है और मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद आसपास जिला से बहुत लोग आए हैं। यहाँ पे बन रहा है, खाना बन रहा है, 4-5 हजार लोग का दावत है। यहाँ पे बन रहा है खिचड़ी, सब्जी, आलू, सब कुछ मिला के एक साथ में खाना बन रहा है। कितना लोग खाएगा आज? इंतजाम 2000 आदमी खाएगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव तो रखी है, साथ ही ये भी ऐलान कर चुके हैं कि बंगाल में एक नहीं 3 बाबरी बनेगी। और जो बाबरी मस्जिद यहाँ बनेगी, नंबर 1, नंबर 2 बीरभूम में बनाएंगे, नंबर 3 मालदा में बनाएगी। कोई रुक सकता नहीं। मतलब पूरे बंगाल में बनेगा, हर जगह बनेगा? बंगाल में कोई होगा नहीं न होगा। मैं मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में जमींदारी लेके बनाने के बाद फिर दूसरा रामपुरहाट में, बीरभूम में कोई अच्छा जाएगा लेके वहाँ भी एक बनाएंगे, मालदा में भी एक बनाएंगे। 3 बाबरी मस्जिद बंगाल में होगी। मगर एक तरफ 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो दूसरी तरफ अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल से ये इकलौती खबर नहीं है जो आज सुर्खियां बटोर रही है। एक और खबर है, वो खबर है गीता पाठ करने के दौरान चिकन पेटी बेचने वाले दुकानदार की। उसकी पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने वेंडर को पीटने वाले लोगों को सम्मानित कर दिया तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। ममता ने कहा कि ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। यानी कि संदेश साफ है, प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, योगी की गूंज वहां भी सुनाई दी। एटा बांग्ला, एटा यूपी नहीं। ये यूपी नहीं बंगाल है। ये यूपी के योगी और बंगाल की दीदी के बीच संग्राम छिड़ने के पहले का ऐलान है। 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले ये दीदी का हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी का ओपन चैलेंज है। कोलकाता में गीता पाठ के दौरान चिकन पेटी बेचते विधर्मियों पर सनातनियों ने हमला किया। फिर उनका बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनातनियों का सम्मान किया, जिसके बाद ममता भड़क उठी। और फिर उसके बाद आरामबाग के रहने वाले पीड़ित परिवार से तृणमूल के नेताओं ने मुलाकात कर मामले को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर यह काम किया गया था ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो और पवित्र गीता पाठ का अनुष्ठान बर्बाद हो जाए। टीएमसी ने भले ही पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है, लेकिन रियाजुल इस घटना के बाद से काफी डरा हुआ है। अब जरा डिटेल में समझिए कि आखिर ममता बनर्जी ने योगी को चैलेंज क्यों दिया। दरअसल कोलकाता में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया और गीता पाठ आयोजन के दौरान 2 फूड सेलर पर हमला हुआ। ये फूड बेचने वाले चिकन पेटी बेचते पकड़े गए। विक्रेताओं पर कुछ सनातनियों ने हमला कर दिया। इस मामले में बंगाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब सनातनियों को सम्मानित किया है। तर्क दिया है कि एक हिंदू के रूप में इन लोगों ने कर्तव्य निभाया। ममता दीदी गीता पाठ के कार्यक्रम से पहले ही चिढ़ी हुई दिख रही थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने सनातनियों का सम्मान कर दीदी के गुस्से को परवान चढ़ा दिया। दीदी बरस पड़ी, लेकिन ध्यान रहे कि बंगाल बीजेपी नेताओं का टारगेट नहीं है। सीधा हमला बोला योगी पर। আজকে একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। असल में ममता दीदी बंगाल में जितनी बड़ी मुस्लिम हितैषी खुद को साबित करती हैं, उससे उल्टा योगी की इमेज फायर ब्रांड हिंदू नेता की है। लड़ाई क्लियर है। दीदी को डर है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में योगी बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर कहीं खेला न कर दे। लिहाजा दीदी की कोशिश दिख रही है मुस्लिम वोटों को टीएमसी के पक्ष में इतना सॉलिड कर दिया जाए कि वो दरक न पाए। मतलब लड़ाई दीदी की सत्ता में रहने की है और दीदी को योगी सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के बीड़ से, जहां डीजल टैंकर में धमाका हुआ है। सड़क पर सिर्फ आग दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये महाराष्ट्र की बीड़ की तस्वीर है। टैंकर जो डीजल लेके जा रहा था, अचानक से उसमें धमाका होता है। टैंकर में ये आग लगने के पीछे की वजह क्या है अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए लगभग 250 से 300 मीटर का ये दायरा है लंबाई में, जहां सिर्फ आग आपको दिखाई पड़ेगी। धुएं का गहरा धुआं, काला धुआं आपको दिखाई पड़ेगा। अभी तक हालांकि ये दुखद सूचना है कि जो ड्राइवर इस टैंकर को चला रहा था उसकी मौत हो गई इसी आग में झुलसने से। इसी के बाद और संभवतः ये बहुत आसान भी है अंदाजा लगाना कि इस हादसे की चपेट में कोई व्यक्ति आएगा तो जीवन बच पाना बहुत मुश्किल है। ये महाराष्ट्र के बीड़ के हाईवे की तस्वीर आपको बता रहे हैं। हालांकि लगातार इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है कि अचानक से डीजल टैंकर में धमाका किस वजह से हुआ, आसपास जो बाकी वाहन मौजूद थे क्या वो भी इसकी चपेट में आए हैं, क्या आसपास के किसी इलाके में इस दुर्घटना के बाद क्या असर पड़ा। बात एक बार फिर उत्तर प्रदेश की करने जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के मॉडल की गूंज, जिस योगी मॉडल की गूंज आपको अभी पश्चिम बंगाल से दिखाई, वैसी गूंज दिल्ली में भी सुनाई पड़ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ वैसा ही मॉडल दिखाई पड़ा जो उत्तर प्रदेश में फेमस रहता है, यानी कि बुलडोजर मॉडल। वीआईपी इलाका दिल्ली का महरौली सैनिक फार्म हाउस में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, कोठी बनाई गई तो डीडीए ने एक्शन किया और सुबह 5 बजे से 7 बुलडोजर पहुंचे एक्शन के लिए। जरा तस्वीरें वहां के दिखाता हूं। मेरा तो घर गिर गया, मेरा तो खत्म, तो सही नहीं है। मगर कोई देख रहा है ना, कौन देख रहा है। दिल्ली के महरौली स्थित सैनिक फार्म में तड़के 4 बजे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और एक एक कर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजने लगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीडीए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोप था कि सरकारी जमीन पर आलीशान फार्म हाउस और पक्के निर्माण खड़े कर दिए गए थे। 7 से ज्यादा बुलडोजरों की मदद से अवैध कंस्ट्रक्शन को जमींदोज किया गया। सुबह से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। करीब 2000 गज में बना इस आलीशान फार्म हाउस को आज सुबह 5 बजे से ही गिराने की कार्रवाई डीडीए के द्वारा शुरू कर दी गई है। 1-2 नहीं, कुल 7 बुलडोजर को इस तोड़फोड़ में लगाया गया है और आप ये देख सकते हैं इस आलीशान कोठी के चारों तरफ जो है वो बुलडोजरों का एक्शन जारी है। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और डीडीए का कहना है कि ये अवैध रूप से बनाया गया मकान था, जो एक सैनिक के अंदर जो आलीशान फार्म हाउस बनाया गया था, जिसकी ज़मीन का मालिकाना हक डीडीए का है। ये परिवार कोर्ट भी गया लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर मामूली विरोध भी देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के पूरा किया गया। कोर्ट में सुनवाई जरूर हो रही थी हमारे साथ इस घर के बाहर के। मैम ये बताइए, आप कोर्ट गए थे, कोर्ट में आज भी सुनवाई थी, क्या आपको मौका नहीं मिला कि आप इससे बाकी के जो नहीं, उन्होंने कोर्ट खुलने से पहले गिरा दिया।
तो क्या सुनवाई होगी? नोटिस दिया था, उसके बाद आप कोर्ट गए थे या? हम कोर्ट गए थे, दूसरों को सबको मिला, हमको नहीं मिला स्टे, तो हम फिर भी कोर्ट में इतने दिनों से चल रहे हैं। तो मैं समझना चाह रही हूँ कि हमें क्यों एग्जाम्पल बना रहे हैं सैनिक फार्म का, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। इससे पहले मई के महीने में भी उपराज्यपाल के निर्देश पर सैनिक फार्म में कार्रवाई की गई थी। बड़ी खबर दिल्ली धमाके को लेकर के। दिल्ली धमाके के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। एनआईए कोर्ट में मामला पहुंचा। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद उनको हिरासत में लिया गया। इसमें 4 हैं, इसमें मुजम्मिल है, इसमें शाहीन है, इरफान है और आदिल। दिल्ली धमाके के आरोपी हैं। एनआईए कोर्ट में इनको पेश किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद इनको हिरासत में लिया गया। चर्चाएं हैं आज की तारीख में बॉलीवुड फिल्म धुरंधर। धुरंधर में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की करतूतों ने या पाकिस्तान के एजेंट्स ने हिंदुस्तान में किया। लेकिन जैसे ही पर पर्दा जो पड़ा हुआ था उसको हटाया गया तो पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर आग बूला हो गए। इस फिल्म को खाड़ी देशों में बैन करवा दिया गया, जबकि उसी धुरंधर पर पाकिस्तान के अंदर तारीफों के पुल बांधे जा रहे। कहीं धुरंधर के गानों पर पाकिस्तान के अंदर डांस हो रहा है तो कहीं पाकिस्तानी खुद आसिम मुनीर पर तंज कस रहे हैं। हिंदुस्तान के धुरंधर मूवी ने मुनीर को ऐसा आईना दिखाया कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने आसिम मुनीर के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी हालत हो चुकी है। एक तरफ धुरंधर के किरदार पाकिस्तानी करतूतों की सच पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर अपना सर पीट रहा है। मगर इन सब के बीच में पाकिस्तान में धुरंधर की धूम मची। धुरंधर देखकर कैसे बौखलाया हुआ है जनरल आसिम मुनीर। और अब आपको दिखाते हैं धुरंधर के वो किरदार जो मुनीर के सीने पर पत्थर की चोट दिए जा रहे हैं। वो पहला किरदार है रहमान डकैत, यानी रहमान बलोच का किरदार जो अक्षय खन्ना ने निभाया है। कराची के लियारी का डॉन जिसने मुंबई अटैक जैसे आतंकी हमलों के लिए हथियार जुटाए। दूसरा किरदार है मेजर इकबाल, जिसका किरदार अर्जुन रामपाल ने निभाया है। आईएसआई का चीफ जिसने कंधार हाईजैक से मुंबई अटैक तक भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशें रची। वैसे तो धुरंधर की पूरी कहानी में पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खुल रहा है, लेकिन मेजर इकबाल और रहमान डकैत का कैरेक्टर जनरल मुनीर को सबसे ज्यादा खटक रहा है। अब इस वीडियो से समझिए जो एक अफगानी ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुआ है। दरअसल धुरंधर ने पाकिस्तान की ऐसी सच्चाई दिखा दी है जिसने सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक एक नई बहस को छेड़ दिया है। इसीलिए मुनीर ने खाड़ी देशों को संदेश भिजवाया है कि फिल्म को फौरन बैन किया जाए। अब 6 खाड़ी देश जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई वो देश हैं जहां पर इस फिल्म को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई है। इन देशों में अधिकारियों ने कथित तौर पर फिल्म के पाकिस्तान विरोधी संदेश पर आपत्ति जताई है। लेकिन मुनीर की टेंशन सिर्फ हिंदुस्तान के धुरंधर नहीं है। पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान भी उतनी बड़ी टेंशन है, क्योंकि इमरान खान के समर्थकों की अदावत से पाकिस्तानी हुकूमत इस कदर घबरा चुकी है, आजीज आ चुकी है कि अब नियाजी खान की जेल बदलने का प्लान भी बनाया जा रहा है। ये जेल क्यों बदली जा रही है? अदियाला जेल से इमरान खान को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? वो नई जेल कौन सी होगी जिसमें इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो क्या इमरान खान को गायब करने की तैयारी? क्या इमरान खान को जो दावा किया जाए कि मानसिक संतुलन हिल चुका है, क्या उसकी आड़ में कुछ और किया जा रहा है? इस रिपोर्ट में उत्तर देखिए। करीब 2.25 साल से रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद इमरान खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की खबर आते ही हड़कंप मच गया है। इमरान के लिए नई काल कोठरी की तैयारी शुरू हुई तो एक बार फिर नया बवाल खड़ा हो गया और अदियाला जेल के बाहर विरोध तेज हो गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान का मौजूदा हाल समझिए। एक तरफ इमरान खान 860 दिन से जेल में बंद है, दूसरी तरफ पीटीआई समर्थक नेता और कार्यकर्ता इमरान से मिलने पर अड़े हुए हैं। वहीं इमरान की बहनों ने भी मोर्चा खोल दिया है और पाकिस्तान के नए सीडीएफ बने मुनीर के साथ साथ पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ निशाने पर आ गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि मुल्ला मुनीर बौखला गया और पीटीआई समर्थकों से बर्बरता शुरू हो गई। उन पर सर्द रातों में वाटर कैनन चलाया जाने लगा। इस बीच पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह के एक बयान ने इमरान समर्थकों की टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि राणा ने कहा है कि इमरान खान का हश्र उनके करीबी
और पूर्व ISI चीफ फैज हमीद जैसा हो सकता है, जिन्हें हाल ही में 14 साल की सजा सुनाई गई है। लिहाजा अदियाला जेल के बाहर मुनीर के विरोधियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। PTI समर्थकों ने शहबाज सरकार की चूल्हे हिला दी हैं। ऐसे अब एक सवाल भी है जो अक्सर पूछा जा रहा है, खासतौर पर आजकल के दिनों में। सवाल कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब मुस्लिम देशों के कोई नए रहनुमा बनना चाहते हैं? उसके पीछे की वजह क्या है, तर्क क्या दिया जा रहा है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। दरअसल पुतिन के लगातार विदेशी दौरों ने इंटरनेशनल राजनीति में हलचल मचाई, कई सवाल पैदा किए। भारत के बाद तुर्कमेनिस्तान पहुंचे, वहां कूटनीतिक एजेंडा नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत जल्द पुतिन की तुर्की, पाकिस्तान और यहाँ के टॉप लीडर्स से भी मुलाकात होने वाली है। अब इस पूरे नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के जो कयास है, इसके मायने क्या है, क्या तब्दील होने वाला है, मैं वो भी दिखाता हूँ। पुतिन वर्सेस ट्रंप, बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर। क्या पुतिन बनेंगे मुस्लिम देशों के नए भाईजान? और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों लगातार कूटनीतिक दौरे कर रहे हैं और इससे दुनिया की राजनीति में तेज बदलाव देखे जा रहे हैं। भारत आने के सिर्फ 8 दिन बाद अब पुतिन 2 दिन की यात्रा पर मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान पहुंचे। इस दौरे का मकसद केवल तुर्कमेनिस्तान से रिश्ते मजबूत करना नहीं है। यहाँ पुतिन तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के नेताओं से भी मिलने वाले हैं और यही बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा की वजह बनी हुई है, क्योंकि तुर्की और ईरान से अमेरिका के 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तान का भी हाल के दिनों में अमेरिका से संबंध पहले वाला नहीं रहा। पुतिन की तुर्कमेनिस्तान यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि वो 15 दिनों में तीसरी बार किसी बड़े विदेशी दौरे पर निकले हैं और वो भी मुस्लिम देश की यात्रा पर। तो क्या माना जाए, पुतिन वर्ल्ड में एक नया पावर सेंटर बनाने की तैयारी में है, जिसमें एक तरफ तो अमेरिका होगा लेकिन दूसरी तरफ पुतिन यानी रूस की अगुवाई में मुस्लिम देश, और पुतिन मुस्लिम देशों के नए भाईजान बन जाएंगे। तुर्की मीडिया के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से होगी। क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ये मुलाकात कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तुर्की को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। पुतिन और एर्दोआन के बीच यूक्रेन जंग, साथ ही कैस्पियन और ब्लैक सागर की स्थिति पर बातचीत हो सकती है। इन दोनों ही जगहों पर रूसी जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं और रूस अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। उसी के साथ राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर शाम ठीक 6 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी राजनीति में।